गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स है जो हमारा सब्जेक्ट, उसके थर्ड यूनिट के लास्ट टॉपिक की, जो है ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ट्रांजिशन का मतलब होता क्या है? टू गेट शेप चेंज और फॉर्म चेंज, कि जब किसी चीज़ का कोई रूप बदलता है धीरे धीरे, उसको जो है हम ट्रांजिशन कहते हैं। ट्रांजिशन की कुछ स्टेजेस होती है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में जो है ट्रांजिशन होता है रिसोर्सेज का। अब जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। मैं आपसे पूछूं कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर की बात पहले करते हैं कि एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का ट्रांजिशन कैसे हुआ है। तो इसको जानने के लिए आपको आज से पहले 50-60 साल पीछे जाना पड़ेगा, और हमें वहाँ पे क्या देखना है, मीन्स ऑफ इरिगेशन, कि 1955 में, 1950 में, 1960 में जो खेतों में सिंचाई है, जब हम खेतों में पानी डालते हैं, वो सारी प्रोसेसेस है, वो कैसे होती थी। तो इसका आंसर है कि पहले जो है रहट चलते थे। रहट क्या होता था कि उसमें जो है दो बैल बांध लिए जाते थे, और वो ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते रहते थे चारों तरफ, और वो पानी जो है ऐसे ऐसे निकलता रहता था। तो ये बात कब की है? ये बात आज से 50-60 साल पहले की। और ऐसे जो है इरिगेशन होती थी उस टाइम में। उसके बाद फिर जो है टेक्नोलॉजी का ट्रांजिशन हुआ। वो कैसे? 10 साल बाद 1960 में या 1970 में जो है हमारे ट्यूबवेल आ गए। और ट्यूबवेल कैसे थे? उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, एक इंजन होता था, उसको पहले स्टार्ट करना पड़ता था, वो इंजन घूमता था और ट्यूबवेल से जो है पानी निकलना स्टार्ट हो जाता था। तो इंजन के लिए हमने क्या यूज किया? फ्यूल यूज किया। क्या? डीजल। ठीक है। रहट जो था उससे पहले वाला मेथड इरिगेशन का, टेक्नोलॉजी, उसमें कोई पोल्यूशन नहीं था। वो पूरी तरह से नेचुरल था, क्योंकि सिर्फ बैल बंधे होते थे, बुलक लेबर थी, और कुछ नहीं था। लेकिन जब वो डीजल वाला इंजन आया और ट्यूबवेल आए, तब से दिक्कत स्टार्ट हो गई। अब उस इंजन से जो है दो टाइप के पोल्यूशन होते थे। पहला पोल्यूशन नॉइज पोल्यूशन, क्योंकि वो आवाज़ करते रहता था। मतलब उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि आपको जो है 5 एकड़ जमीन है या 5 किलोमीटर बाद या 2 किलोमीटर से भी सुन सकते थे, उसकी इतनी तेज आवाज़ होती थी। तो सेकंड पोल्यूशन वो क्या करता था? एयर पोल्यूशन। बिल्कुल काला धुआं निकलता था, क्योंकि डीजल तो वैसे भी प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है पेट्रोल प्रोडक्ट की। तो डीजल वाले व्हीकल्स हो या डीजल वाले इक्विपमेंट्स हो, मशीन्स हो, वो हमेशा ही ज़्यादा पोल्यूशन करेंगी। इसलिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी अब डीजल वाली गाड़ियों को बैन करने की बात कह रही है आने वाले टाइम में। क्योंकि डीजल ऑल्दो ये सस्ता पड़ता है, लेकिन पोल्यूशन और CO2 इमिशंस बहुत ज़्यादा करता है। तो सेकंड स्टेज की मैं आपको बता रहा था कि इंजन आए और जो है थोड़ा इम्प्रूव हुआ एग्रीकल्चर में इरिगेशन, क्योंकि वो रहट बैल तो थे, क्योंकि बैल भी एनिमल्स जो है उनकी भी एक लिमिट है काम करने की। वो भी बेचारे 8 घंटे 10 घंटे काम करने के बाद रुक जाते थे, थक जाते थे। लेकिन फिर ये कुछ सालों तक रहा। उसके बाद फिर एक इम्प्रूवमेंट आया 1980 के आसपास। मतलब उससे 20 साल बाद कह लीजिए, 15 साल बाद कह लीजिए, एक एवरेज हम मान के चल रहे हैं। उसमें क्या हुआ? डीजल वाले जो इंजन थे वो रिप्लेस किससे हो गए? इलेक्ट्रिक मोटर से। कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है अब वो इंजन वाला काम करती थी। क्या उसके लिए आपको बस क्या चीज़ की ज़रूरत थी कि आपको जो है एक बिजली का कनेक्शन लगवाना है, और वो मोटर में आपको पावर भेजनी है। वो मोटर रोटेट होगी और ट्यूबवेल में पानी स्टार्ट हो जाएगा।
अगेन ये इंजन से काफ़ी बेटर था, लेकिन कमी एक थी कि इंजन को बस आपको डीजल पे चलाना होता था, लेकिन इसके लिए आपको बिजली की ज़रूरत पड़ती है। हर टाइम 24 घंटे बिजली होनी चाहिए अगर आप जो है बिजली वाली मोटर से अपना ट्यूबवेल चला रहे हो तो। अगेन ये इससे बेटर था दो तरीकों से। पहला तरीका यही था कि भाई इससे कोई पोल्यूशन नहीं था, क्योंकि जो आवाज़ भी होती थी इलेक्ट्रिक मोटर से वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, नॉर्मल नॉइज़ था, नॉर्मल बिल्कुल। सेकंड, किसी भी टाइप का कोई पोल्यूशन नहीं था, ना एयर पोल्यूशन था ना कोई और, जस्ट वो एक मोटर घूम रही है और वो पानी चल रहा है। तो वो भी जो है हमारा एक बहुत ही इम्प्रूव मेथड रहा 1980 तक आते आते, और ये मेथड जो है कई सालों तक चला। फिर बात करते हैं 2005 की, मतलब 20-25 सालों तक जो है हम इलेक्ट्रिक मोटर पे डिपेंड रहे, लेकिन वो उसमें भी एक कमी थी। इकोनॉमिकली देखो, इकोनॉमिकली उसके अंदर क्या कमी थी कि भाई उसमें जो है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में पावर सप्लाई होती है वो बिल्कुल फ्लक्चुएट होती है। फ्लक्चुएट कैसे, कि जो इलेक्ट्रिसिटी की क्वालिटी है एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फ्री दी जाती है, उसकी जो है फ्लक्चुअलिटी ऐसे होती है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे। तो ये जितनी ज़्यादा अप डाउन होगी, मतलब हाई वोल्टेज लो वोल्टेज फिर हाई फिर लो, उतना ही जो है आपके जो घर में इलेक्ट्रॉनिक्स है वो जो है डैमेज जल्दी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने वो देखा होगा, अभी तो हम यूज नहीं करते कि अब तो इनबिल्ट आता है, जब हम छोटे थे तब जो है एक वोल्टेज स्टेबलाइजर आता था, टीवी के साथ लगाना पड़ता था। उसका काम क्या था कि अगर वो जो है लो वोल्टेज है, बिल्कुल कम लाइट आई हुई है, गांव की बात बताऊं आपको, तो वो स्टेबलाइजर क्या करता था, पूरा 240 वोल्ट पे ले आता था बिजली को, मतलब बढ़ा देता था। या बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज है, मान लीजिए 320 है, तो भी वो कंट्रोल कर लेता था और 320 को कम करके 240 पे ले आता था। तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स कितना चलेंगे कितना नहीं चलेंगे ये डिपेंड करता है फ्लक्चुअलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि उसकी फ्लक्चुअलिटी जितनी कम होगी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उतने अच्छे चलेंगे। तो अगेन वो 25 साल तक रहा। फिर उसके बाद जो है हमारा 2005 में आ गया सबमर्सिबल पाइप्स, और भी एडवांस वर्जन उस चीज़ का। इसमें क्या एडवांस था, क्योंकि आप जो इससे प्रीवियस मेथड था उसके लिए आपके कुआ टाइप, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में होदी बोलते हैं, वो खोदना पड़ता था, मोटर नीचे फिट करनी पड़ती थी और बहुत सारा मैकेनिज्म था। कुछ खराबी हो जाती थी तो बार बार उसमें नीचे उतरना पड़ता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। समरसेबल में समरसेबल में आपको क्या करना था, जस्ट आपको एक जो है 15 इंच का, 20 इंच का, 50 इंच का, जितना भी हो, आपको एक गड्ढा खोदना था और उसमें जो है आपको जस्ट एक पूरी बड़ी पाइप फिट करनी है, और उस पाइप के अंदर जो है आपको समरसेबल मोटर फिट करनी है, और कोई दिक्कत नहीं, बस आपको इतना ही करना है। इसमें कोई भी किसी भी टाइप का नॉइज पोल्यूशन नहीं है, ना कोई एयर पोल्यूशन है। ये उस सबमर्सिबल पाइप्स पिछले वाले मेथड से किस हिसाब से बेटर है, दो तरीकों से। पहला, जो आउटपुट है, जो पानी है, वो काफ़ी ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा पिछले मेथड से। और सेकंड क्या है कि जो है आपकी, कह सकते हैं कि क्वालिटी जो है इसमें, मतलब बार बार मोटर जो है खराब नहीं होती है। तो ये अब तक का लेटेस्ट है कि अब एग्रीकल्चर में आज फिर कुछ समर्सिबल पाइप से भी एडवांस आ गया हो या आ सकता है, कोई इसमें दो राय नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें यह देखना है कि भाई कैसे जो है हम टेक्नोलॉजी का ट्रांजेक्शन देख रहे हैं। अब एग्रीकल्चर का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम जो है रहट से चले थे, उससे पहले बहुत सारे मेथड होंगे,
उससे पहले तो बस मानसून ही था, सिंपल। तो बारिश होगी तो फसल अच्छी, नहीं हुई तो खत्म। लेकिन रहट से लेके हम सबमर्सिबल पाइप्स तक का जो ये सफर है हमारा, जो हमने 60 साल में पूरा किया है, ये जो है इसे ही हम ट्रांजिशन बोलते हैं, कि रूपांतरण हो गया एक तरह से टेक्नोलॉजी का। और हर एक नई टेक्नोलॉजी क्या है, इम्प्रूवमेंट है पिछली टेक्नोलॉजी के ऊपर। मतलब कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो तभी आई है क्योंकि पिछली में कुछ कमी थी। और हमारे इकोनॉमिक्स में भी ऐसा ही होता है कि न्यू थ्योरीज क्यों आती है, क्योंकि पुरानी थ्योरीज में कुछ कमियां थी, इसलिए उसको करेक्ट करने के लिए न्यू थ्योरीज बनाई जाती है। एनीवे, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल रिसोर्सेज की हम बात कर रहे थे। सबसे पहले इन्होंने बोल्ड किया हुआ है कि रिन्यूएबल एनर्जी इज एनी एनर्जी सोर्स दैट कैन बी replenished at or above the rate of consumption. Renewable energy resources can include solar, wind, hydrothermal, geothermal, biofuel, and many more. Often referred to as clean energy, renewables are known for providing alternatives that have a low contribution of adverse effect on the local environment. एक ये काफ़ी बड़ी डिटेल डेफिनेशन दी है और बिल्कुल खुल के समझाया गया है कि आपके नवीकरणीय संसाधन है क्या। आपके जो नवीकरणीय संसाधन है उनसे हमारा क्या मतलब है। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको दो रेट की बात बताई थी। एक तो आपका है रीबैलेंस्ड रेट, या जिसे हम रीजनरेशन रेट कहते हैं, और एक है आपका कंजप्शन रेट। तो कंजप्शन रेट और रीजनरेशन रेट क्या है, ये आपको मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था आपके साथ। तो ये है कि अगर हम किसी को रिसोर्सेज को काफ़ी हाई स्पीड से जो है कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन उसका जो रीजनरेशन है या जो उसका रिप्लेनिश है वो जो है उससे भी ज़्यादा है, कंजप्शन से भी ज़्यादा। अब जैसे हमारी सोलर एनर्जी है, हमने सोलर पैनल लगाए और मान लो इंडिया में सबने सोलर पैनल लगा लिए घर घर में, तो क्या होगा, हम कहेंगे कि भाई कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। 135 करोड़ लोग जो है सोलर एनर्जी यूज कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इतना हाई कंजप्शन होने पे भी, अगर ऐसा फ्यूचर होता भी है, आई होप सो कि ऐसा हो जाए, कि इतना ज़्यादा हाई कंजप्शन होने पर भी सोलर एनर्जी का जो स्टॉक है वो कह लीजिए कि वो लिमिटेड है, या उसका जो रीजनरेशन रेट है वो जो है बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा किसी रिसोर्स में अगर पाया जाता है तो वो क्या है, आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, आपका नवीकरणीय संसाधन है। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं कि नवीकरणीय संसाधन आपके क्या क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात सोलर एनर्जी की गई है कि सोलर एनर्जी क्या है हमारी। तो सबसे पहले बात की गई है सोलर एनर्जी की, फिर विंड एनर्जी, हाइपोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल, बायोफ्यूल। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जिनमें जो है रीजनरेशन रेट बहुत ज़्यादा है, किससे, उसके कंजप्शन से। और इसके अलावा इसमें देखो एक वर्ड यूज किया गया है, ये वर्ड हमें ध्यान से देखना है, लो कंट्रीब्यूशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। कि आपको ये नहीं सोचना है कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से एनवायरनमेंट को कोई हानि नहीं होती। ऐसा नहीं है, हानि तो देखो कुछ ना कुछ होगी, लेकिन जितनी ज़्यादा नॉन रिन्यूएबल से होती है ना उतनी नहीं होती। आप पूछो कैसे। अब मान लीजिए कि भाई जैसे आपके मैंने दो टाइप की एनर्जी ली है। एक आपका क्या लिया है, एक तो आपका पेट्रोल लिया है कि आप जो है पेट्रोल छोड़ दो या आप कोयला लगा लो, कोयले से आपने बिजली बनाई और आपने यूज की, और कोयला जो है कम हो गया क्योंकि वो तो लिमिटेड है। लेकिन अब मैंने क्या किया कि कोयला जलेगा तो उससे CO2 इमिशन भी होगा, तो पोल्यूशन आपका फैल रहा है, तो डबल नुकसान है आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्स यूज करने में। अगर अब हम बात करें कि भाई आपकी जो ये दूसरा है रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, कि आपने सोलर एनर्जी यूज की, तो इससे भी इन्वायरमेंट को थोड़ा सा नुकसान होगा। वो कैसे, कि आपको जो है बैटरीज चाहिए,
सोलर की एनर्जी को स्टोर करने के लिए। आपने बैटरीज यूज की, 2 साल आपने यूज की, फिर वो बैटरी जो है किसी काम की नहीं रहती, डैमेज हो जाती है। और उसको जो है डैमेज बैटरी को जो है डिसमेंटल करना, डिस्पोज करना बहुत ही खतरनाक है। कि उन बैटरीज को अब यूज हमने कर ली, उनको रखे कहाँ पे, उनको डिस्पोज कैसे करें। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। तो अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि उन बैटरीज को जो है ज़मीन में दबा देते हैं। मोस्ट ऑफ 99% ऐसे ही करते हैं कि ज़मीन में उनको जो है गाड़ देते हैं। और ऐसे गाड़ने से क्या होता है, आपका जो है लैंड पोल्यूशन होता है। और लैंड पोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा उससे आपका उतना ही नुकसान है। कैसे? आपकी सप्लाई ऑफ फूड इफेक्टेड होगी, आपका क्वालिटी ऑफ फूड इफेक्टेड होगा, क्योंकि ज़मीन से हमारे सारे जो है फूड जो है आता है नेचर से। तो इसलिए जो है आपको ये बात ध्यान रखनी है कि नॉन रिन्यूएबल जो आपके रिसोर्सेज है और रिन्यूएबल है, पोल्यूशन तो देखो दोनों में ही है किसी न किसी टाइप का। लेकिन डिफरेंस इतना है कि नॉन रिन्यूएबल में पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है और रिन्यूएबल में कम है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ड्राइवर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन, कि ऐसे कौन कौन से ड्राइवर हैं जिनसे एनर्जी ट्रांजिशन होता है, कि किन की वजह से चेंज आता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज की टेक्नोलॉजी में। तो उन्होंने लिखा है मैनी फैक्टर्स आर ड्राइविंग द इंक्रीज नीड एंड इंटरेस्ट इन द रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन। Among the most important drivers are the acknowledgement of the energy system's impact on climate change as well as the diminishing resources that threaten energy security. Climate change पहला ड्राइवर इनका है। Climate change can be attributed to the use of fossil fuel energy and the contribution of carbon dioxide to the atmosphere. दिस इंक्रीज लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो पहला जो ड्राइवर की बात की है वो आपका क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज की भी अपनी एक स्टोरी है। क्लाइमेट चेंज जो है आपका सीधा सीधा लिंक्ड है ग्लोबल वार्मिंग से। ग्लोबल वार्मिंग जितनी ज़्यादा होगी आपका क्लाइमेट भी चेंज होगा। देखो सारा हमारा जो फूड है, फूड सप्लाई है, वो जो है हमारे क्लाइमेट पे ही डिपेंड करता है। बहुत सारी फसलें ऐसी है जो सिर्फ गर्मियों में हो सकती है, उनके लिए जितना हाई टेम्परेचर हो उतना बेटर है। बहुत सारी फसलें ऐसी है जो सर्दियों में हो सकती है, लो टेम्परेचर, जितनी सर्दी होगी उतनी अच्छी फसल होगी। तो अगर क्लाइमेट चेंज होगा मतलब आपको जैसे ये एस्टिमेट है कि भाई अब तो आपके अगस्त में और जुलाई में जो है बारिश होगी और वो जाके हो दिसंबर जनवरी में, तो गड़बड़ हो जाएगी ना, क्योंकि उस हिसाब से आपकी फसल नष्ट हो जाएगी कि आपको जिस टाइप की फसल चाहिए वैसी होगी ही नहीं। तो ये भी एक दिक्कत है। तो पहला जो आपका ड्राइवर है वो है आपका क्लाइमेट चेंज का ड्राइवर। उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं सेकंड जो ड्राइवर है उसकी हम बात कर लेते हैं एक बार। सेकंड जो ड्राइवर ने बात की है वो है हमारा टेक्नोलॉजी विंड एनर्जी, कि कैसे जो है टेक्नोलॉजी जो हमारी, ये भी इसमें भी बहुत सारे हमें चैलेंज आ रहे हैं। पवन ऊर्जा की बात करें हम, क्योंकि ये जो आर्टिकल है थोड़ा फॉरेन कंट्री कंटेक्स्ट में ज़्यादा है। देखिए इंडिया में भी ऐसा है कि आप जो है विंड एनर्जी हर कई जगह पे यूज नहीं कर सकते, उसकी बहुत सारी लिमिटेशन है। पहले लिमिटेशन क्या है? पहली लिमिटेशन ये है कि भाई उसके लिए जो आपके टरबाइन है, जो इनको आप पवन चक्की बोलते हो, उनको घूमने के लिए बहुत तेज हवा चाहिए, बहुत तेज। और वो जो है हमारे हरियाणा में तो पॉसिबल है नहीं कि इतनी तेज जो है हवा चलती हो। तो इतनी तेज हवा चलती कहाँ है? जो समुंदर के किनारे हमारे स्टेट्स हैं, जहाँ पे सी है, सी पोर्ट है, इस टाइप की जगह पे जो है
अमूमन हवा जो है काफ़ी तेज रहती है। तो सिर्फ कुछ ही स्टेट्स ऐसे हैं, 10 लगा लीजिए, 5 लगा लीजिए, जहाँ पे ये टरबाइन लग सकते हैं और विंड एनर्जी जो है हम बना सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है, तो कहीं ना कहीं जो है हमारा टेक्नोलॉजिकल विंड एनर्जी में भी बहुत बड़े चैलेंज हमारे आ रहे हैं। फिर हम बात करते हैं सोलर एनर्जी की। अब सोलर एनर्जी में भी दो तीन कन्फ्यूजन रहता है लोगों को। पहला कन्फ्यूजन क्या है कि भाई तो ये है कि भाई जितनी ज़्यादा जो है हीट ज़्यादा होगी सन की, उतनी ज़्यादा सोलर एनर्जी बनेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। आप खुद भी कर सकते हो कि मान लीजिए कि आपने जो है 2 दिन लिए, एक दिन लिया आपने बहुत गर्म, मान लीजिए कि सबसे गर्म आपने ले लिया 1 जून, जब गर्मी इंडिया में काफ़ी टॉप में होती है जून के मंथ में। तो आपने 1 जून को जो है अपनी बैटरी रिचार्ज करने के लिए सोलर पैनल लगा दिए और उसको एक दिन मॉनिटर किया, और आप देखोगे कि आपने जितनी एनर्जी स्टोर की है उस एक दिन में, इतने गर्मी के महीने में, तो फिर आप जो है 6 महीने बाद कह लीजिए, जब ठंड काफ़ी ज़्यादा हो लेकिन सूरज तो निकलना चाहिए, आपने जो है 1 जनवरी को फिर से लगाया सोलर पैनल, और फिर से आपने ये नोट किया कि कितनी एनर्जी रिस्टोर हो रही है बैटरीज में। तो आपको जो है रिजल्ट सेम ही मिलेगा, सेम तो आपको। तो ज़्यादा गर्मी होने से या ठंड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सोलर एनर्जी है वो हमारे किससे बनती है? लाइट से, जो सन की लाइट है, ना कि सन की हीट। तो आप देख लोगे जो ठंडे देश है जैसे यूएसए है, सिंगापुर है, यूरोपियन कंट्रीज है, सोलर पैनल वहाँ पे भी उसी तरीके से काम करते हैं, उतनी एफिशिएंटली जहाँ इंडिया में करते हैं। जो इंडिया से ज़्यादा गर्म देश है वहाँ पे भी ऐसे यूज होता है। तो टेम्परेचर का कोई इशू नहीं है सोलर एनर्जी में, हीट का कोई इशू नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान से देखना है। ये है हमारे जी सोलर पैनल, ये है जी हमारे सोलर पैनल। और ये स्टार्टिंग में काफ़ी महंगे पड़ते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने जो है, हरियाणा गवर्नमेंट ने कह लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह लीजिए, काफ़ी सब्सिडी दे रखी है। किसानों को तो 100% सब्सिडी दे रखी है कि अगर वो सोलर पैनल लगाएंगे तो एक तरह से उनको वो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगा। उसके बाद हमारे जो हाउस होल्ड है, जो फैमिली है, ये उनको जो है 50% जो है सब्सिडी दी गई है। और जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, उनके लिए जो है कंपलसरी कर रखा है सोलर पैनल लगवाना। अब आप देखोगे स्टेशन जाओ या हमारे शिक्षा बोर्ड के देख लो, शिक्षा बोर्ड का रूफ टॉप देखना, बिल्कुल बहुत सारे सोलर पैनल बने हुए हैं, लगे हुए हैं। और ऐसे ही आप रेलवे जंक्शन पे जाओ, रेलवे स्टेशन पे जाओ, आपको जो है सोलर पैनल देखने को मिल जाएगा लगभग हर एक जंक्शन। फिर आप किसी चौक पे देखो, तो जो चौक वगैरह तो बहुत होते हैं शहर में, तो आप देखोगे कि जहाँ पे लाइट लगी हुई है उसके ऊपर ही जो है सोलर पैनल लगा हुआ है। इसलिए लगा हुआ है कि रात को जो है लाइट आ जाए चौक के ऊपर और दिक्कत ना हो। तो धीरे धीरे ये चेंज आ रहा है। देखो गवर्नमेंट भी पूरी तरफ से अपनी तरफ से पूरा अटेम्प्ट कर रही है और लोग भी करना चाह रहे हैं। ठीक है। जो इसका बस एक ही प्रॉब्लम थी कि शुरू में महंगा पड़ता है, बाद में फिर जो है ठीक हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने इसमें भी रिलैक्सेशन दे दी कि भाई चलो ठीक है, आप 1 लाख का सोलर पैनल नहीं लगवा सकते, कोई बात नहीं, आप हमसे 50,000 ले लो और आप जो है सोलर पैनल लगवा लो। तो गवर्नमेंट ने जो है इस लेवल तक का जो है एफर्ट किया है इंडिया में, हरियाणा में सोलर एनर्जी को बढ़ाने के लिए। फिर बात आती है जियोथर्मल एनर्जी की। जियोथर्मल एनर्जी वो एनर्जी है जिसमें हम जो है लैंड का यूज करते हैं, क्योंकि जमीन के अंदर भी जो है
टेम्परेचर बहुत हाई है, और इतने हाई टेम्परेचर का जो है हम यूज कर सकते हैं किस चीज़ में, एनर्जी को बनाने में, उसका फॉर्मेशन चेंज हो सकता है। हम पढ़ते हैं ना भाई जो है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है। हम बहुत सारे एग्जांपल देते हैं, बहुत सारे टाइप्स की हमने एनर्जी पढ़ी है। तो इसमें क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन ही चेंज होता है। अब जियोथर्मल एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या था, उसमें जो है हीट बनती है, और हीट को हम किस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, एज एन इलेक्ट्रिसिटी, कि इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में उसको यूज कर सकते हैं। तो एनर्जी वही रहेगी लेकिन उसका फॉर्म चेंज होगा। यही बात लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कही है, या एनर्जी का जो एक नियम है वो क्या है, वो यही तो है कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना उसको नष्ट किया जा सकता है, केवल और केवल उसका जो है रूप बदला जा सकता है, दैट्स इट। उसकी फॉर्म चेंज हो सकती है। उसके अलावा जो हमारे जो यहाँ एनवायरनमेंट में जो सप्लाई है एनर्जी की, वो जो है फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। वो ना तो कम होगी ना ज़्यादा होगी, एनर्जी जितनी है उतनी ही रहती है। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो जियोथर्मल एनर्जी में भी हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब तो ड्रिलिंग करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी मशीनरी आ चुकी हैं, और इन मशीनरी से क्या है, काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। तो उसके अलावा एक चीज़ और है कि भाई जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हमारे पास बेटर आएगी, उतना ही हम उसको कर सकते हैं यूज। अभी हमारे पास जैसे पूरा हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ड्यू टू लो टेक्नोलॉजी, और कह सकते हैं ड्यू टू अब्सेंस ऑफ रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी, हम वहाँ पे जो है पहाड़ों को खोद के नहीं निकाल सकते, या हम वहाँ पे जियोथर्मल प्लांट अभी नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ पे जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऐसा है कि उधर हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी और हमें एफर्ट भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आज ये इम्पॉसिबल सा लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश के रिसोर्सेज को कैसे जो है एक्सप्लॉइट करें, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिससे ये सब आसान लगे। उसके बाद जो अगला ड्राइवर है उसमें है ग्लोबल राइवलरीज, कि भाई हर एक दूसरे देशों में जो है कंपटीशन बना हुआ है कि कौन जो है कितनी ज़्यादा एनर्जी यूज करेगा, और एनर्जी यूज का मकसद क्या है, ओनली एंड ओनली टू गेट द हायर ग्रोथ। कि हमें जो ज़्यादातर कंट्री, सभी कंट्री ऑलमोस्ट बस यही सोचता है कि हमारे देश की जो है ग्रोथ काफ़ी हाई रहे, जीडीपी स्पीड से बढ़े, पर कैपिटा इनकम स्पीड से बढ़े, जो हमारी एसडीआई रिपोर्ट है उनमें हम अच्छा चमके। क्या, जितना ये चीज़ें होंगी, इन्वेस्टर जो है ज़्यादा उतने ज़्यादा आना चाहेंगे। तो इस तरह की चीज़ें भी जो है कहीं ना कहीं ग्लोबल राइवलरी कह लीजिए या दुश्मनी कह लीजिए विश्व के आपस बीच में, वो एक बहुत आगे तक जा चुकी है, कंपटीशन बहुत आगे तक बढ़ गया है। तो उसके बाद ये एनर्जी मार्केट की बात इसमें की गई है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से पढ़नी है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन्वायरमेंट के थर्ड यूनिट का, और इसको जो है आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, एग्जाम में ये ऑलमोस्ट आता ही है। तो इसमें सारे एग्जाम्पल के साथ जो है ये बात बहुत अच्छे तरीके से बताई गई है। अब उसके बाद जो है हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, जो हमारी यूनिट 4 है इन्वायरमेंट की, और उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, फर्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन। उसके बारे में भी यहाँ पे हम बात करेंगे। बात करते हैं हमारे फोर्थ यूनिट के फर्स्ट टॉपिक की, ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन। अब ये जो टर्म यूज हुआ है ट्रांस बाउंड्री, इसका एक बिल्कुल डीप मीनिंग है, और वो डीप मीनिंग क्या है कि पोल्यूशन की कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। अब जैसे हमारा पड़ोसी देश है ये पाकिस्तान, अब हम इसके और हमारे बीच में एक बाउंड्री है,
लेकिन क्या हो कि मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर में या जो बॉर्डर के लगते हुए स्टेट है, जगह है, राजस्थान लगा लीजिए, उधर से आपका अमृतसर लगा लीजिए, इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, मान लीजिए कि बहुत सारी इंडस्ट्री लगा देती है पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास, बहुत सारी इंडस्ट्रीज। तो क्या होगा, जो पाकिस्तानी हैं वो काफ़ी परेशान हो सकते हैं इस चीज़ से। वो कैसे? क्योंकि जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज होंगी, जितनी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगी होंगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो पोल्यूशन ज़्यादा होगा, और पोल्यूशन ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं वो क्या है, वो ट्रांस बाउंड्री है। तो वो ये नहीं देखा कि भाई मैं तो इंडिया में ही लोगों को डैमेज करूंगा, ऐसा नहीं है। वो पोल्यूशन जो आपका विद एयर जो है पाकिस्तान भी जाएगा, और वो पाकिस्तान वाले लोगों को भी उतना ही डैमेज करेगा जितना इंडिया वाले को कर सकता है। तो ये है आपका ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन। व्हेन पोल्यूशन डजंट फील और फेस एनी टाइप ऑफ बाउंड्री, कि किसी भी टाइप की बाउंड्री जो है पोल्यूशन नहीं करता। अब इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल आप यहीं से लगा लीजिए, हरियाणा के किसानों को जैसे केजरीवाल जी जो है ब्लेम करते रहते हैं कि पराली मत जलाओ, पराली मत जलाओ, पराली जलाने से जो है इतना धुआं हो रहा है, इतना स्मोक हो रहा है। तो ये सारे एलिगेशन भी लगते रहे हैं किसानों से, किसानों पर शुरू से ही। तो ये एक चीज है कि भाई जो है पोल्यूशन की कोई अपनी लिमिट नहीं है, पोल्यूशन जो है कहीं तक भी जा सकता है। तो ये आपका एक सिंपल सा डेफिनेशन था किसका, ट्रांसफॉर्मरी पोल्यूशन का। तो इन्होंने लिखा भी हुआ है कि द मोस्ट कॉमन इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांसबाउंडरी पोल्यूशन इज दैट इट इज पोल्यूशन नॉट कंटेन्ड by a single nation state but rather travel across national borders at varying rates। तो इसने यही कहा कि भाई आपका जो आपका ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन है, ये जो है इंटर स्टेट भी है, इंटरनेशनल भी हो सकता है, इसलिए जो है वो इसका रेट भी अलग अलग होता है। द कंसेप्ट ऑफ द global commons is important to an understanding of transboundary pollution. As both population and production increase around the globe, the potential for pollution to spill from one country to another increase। अब जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, तो अब जो है एक देश दूसरे देश के दुश्मन होते जा रहे हैं। क्योंकि अब ये मान लीजिए कि चाइना जो है इंडस्ट्री लगाता है बहुत सारी, और उसका फायदा भी है, इनकम भी वही कमा रहा है, प्रोडक्शन भी वही कर रहा है, लेकिन उसका जो असर है वो जो है नेपाल पे पड़ रहा है, या इंडिया के जो स्टेट है बॉर्डर लगते हैं, जैसे असम है आपका, ठीक है, आपका जैसे बहुत सारे है जो नियर बाई पड़ते हैं उधर बॉर्डर के। लेकिन उन लोगों की भी पोल्यूशन की वजह से हेल्थ खराब हो तो वो तो गलत है ना। तो इससे क्या होगा कि इंडिया वाले लोग या नेपाल के लोग भी जो है कहेंगे कि भाई फायदा तो चीन कमा रहा है, लेकिन नुकसान हमारे वाले लोगों को हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि राइवलरी जनरेट हो रही है, जो है एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं लोग। तो ये भी एक चिंता का विषय है कि ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन की वजह से जो है एक आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल टेंशन कह लीजिए, ग्लोबल आपके जो रिलेशनशिप है देशों के एक दूसरे के साथ, वो कहीं ना कहीं बिगड़ रहे हैं। और अभी आपने कुछ टाइम पहले देखा था कि जो डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने जो है पेरिस समिट जो इन्वायरमेंट के लिए होती है, प्रोटेक्शन के लिए होती है, उसमें क्या था कि कुछ जो है मेंबर नेशन जो है कंट्रीब्यूट करें पोल्यूशन को बचाने के लिए। तो उसके लिए जो एक फंड रखने का प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन वो प्रस्ताव जो है डोनाल्ड ट्रंप जी ने ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा क्यों, अब यूएसए में इतना बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है जितना चाइना में है, ठीक है, या आप कह लीजिए इंडिया में है, या कुछ भी कह लीजिए। तो ये तो देखो हमें बात माननी पड़ेगी, अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें तो भी सबसे टॉप के टू जो लार्जेस्ट पोल्यूटर कंट्री है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है पूरे दुनिया में, तो फर्स्ट है आपका चाइना, दूसरा है हमारा इंडिया। तो इंडिया और चाइना ही जो है सबसे बड़े पोल्यूटर है, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन यही देश करते हैं। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट में कही
कि पोल्यूशन तो करे इंडिया चाइना और फंड जो है यूएसए दे, ऐसे कैसे होगा। तो ऐसे कहते हुए उन्होंने जो है फंड में कंट्रीब्यूट करने से डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया। उनकी बात काफ़ी हद तक ठीक भी है, क्योंकि जो प्रोडक्शन कर रहा है तो कॉस्ट भी उसको बेयर करनी पड़ेगी ना। लेकिन अगेन फिर यहाँ पे वही बात आती है कि ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन है, इस पोल्यूशन को हम रोक नहीं सकते। भाई ऐसा नहीं कर सकते हमने दीवार लगा दी भाई अब इसकी तरफ मत जाना, ऐसा देखो हो नहीं सकता। अगर हवा चली है तो हवा के साथ जो है पोल्यूशन भी आपका चलता है रहेगा आगे की तरफ। तो इसके लिए बहुत सारे काउंसिल भी बनी हुई है, बहुत सारी चीज़ें इनमें यहाँ पे डिस्कस हुई है कि वे कैसे जो है हम आप ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन को रोक सकते हैं। वैसे इसको रोकना इतना इजी तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक चीज़ तो है। अब जैसे इसमें बात हुई है एसिड रेन की, इसने लिखा है कि एसिड रेन इज ए क्लियर एग्जाम्पल ऑफ हाउ एयर currents can carry destructive pollution from one nation state to another and indeed around the globe. Air as a vector of pollution is particularly serious because air patterns, although known, can change abruptly, confirmed a country's attempt to monitor where pollutants come from. अब जैसे आपकी अमल वर्षा है, जैसे हम समझते हैं कि भाई अमल वर्षा भी काफ़ी जो है डैमेज करती है चीज़ों को। एसिड रेन होगी क्यों? एसिड रेन इसलिए होगी कि जितना ज़्यादा पोल्यूशन होगा, ग्रीन गैस हाउस एमिशन होगा, उतना जो है वो ऊपर जाके गैसेज पोल्यूटेंट्स जो है इकट्ठे हो जाते हैं बादलों में। और कुछ टाइम जब जब बादल बरसने लग जाते हैं तो उसमें जो है पानी के साथ नीचे एसिड भी आता है। और एसिड से क्या हुआ, आपका कोई नया घर बना है और उस पर एसिड रेन हो जाए तो डैमेज हो जाएगा काफ़ी हद तक, उस पर दाग धब्बे हो जाएंगे, मतलब पूरी तरह से आपकी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं डैमेज हो जाएगी। तो अभी आप देख ही रहोगे, कुछ दिन पहले आपने देखा हो चाहे ताजमहल को कोशिश करते हैं मेंटेन करने की, लेकिन अगर एसिड रेन इस हिसाब से होती रही जिस हिसाब से इंडिया में बढ़ रही है, तो वो कहीं ना कहीं जो ताज की ब्यूटी है ताजमहल की, वो जो है धीरे धीरे डिग्रेड होती जा रही है, और हो भी रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये जो है क्या है, हमारा ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन है। फिर इन्होंने कहा कि भाई अब इस चीज में हम क्या करें, देर इज नो पोल्यूटर पे स्टैट्यू इंटरनेशनल लॉ ड्रॉफ्टिंग। अब दिक्कत ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा कोई कानून नहीं बना जो यूएसए को ये कह दे कि ठीक है यूएसए को कॉम्पनसेशन मिलेगा अगर मैक्सिको में पोल्यूशन होता है, या ये मान लीजिए कि ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान को कंपनसेशन मिलेगा अगर इंडिया जो है पोल्यूशन करता है या फैलाता है, क्योंकि ऐसा कोई लॉ बना नहीं है। लॉ बनने के लिए देखो क्या चाहिए होता है, कोई लॉ बनाना है, कोई अमेंडमेंट लाना है, कोई बिल पेश करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है, समर्थन, कि भाई इतने मेंबर सपोर्ट कर रहे हैं तो ये चीज़ बन जाएगी। लेकिन वो उस टाइम पे वो चीज़ें दिखाई ही नहीं देती। उस टाइम पे क्या रहता है कि भाई कैसे जो है हम अपना इसको कंट्रोल करें, लेकिन इस पे समर्थन नहीं बन पा रहा किसी तरीके से। हर देश जो है अलग अलग राग अलाप रहा है कि हम जो है ऐसे कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं। तो ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन रोकने के लिए कोई कमेटी कोई पॉलिसी नहीं बनी है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। कुछ मेजर्स हैं जिसको हम ले जा सकते हैं, लेकिन कंपनसेशन में कोई प्रोविजन इसमें दिखता नहीं है कि भाई अगर पाकिस्तान हमारे वजह से पोल्यूट हो रहा है तो पाकिस्तान को हम कंपनसेशन दें। ऐसा अब तक तो कोई लॉ बना नहीं है। ठीक है, जब बनेगा तब आ जाएगा वो कि हाँ कैसे बनेगा ये हमें देखना होगा। तो इन्होंने आगे भी लिखा हुआ है कि ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन takes many forms and can be perpetrated to by both private industry and government activities. It is difficult, if not possible, to litigate on an international scale. It is in fact sometimes difficult to determine who the polluter is when the pollution is creeping and not a catastrophic incident. कि कई बार तो ये भी साबित करना मुश्किल हो जाता है कि पोल्यूटर है कौन, कि पोल्यूशन किया किसने है।
अगर पोल्यूशन ऐसे क्रीप करता हुआ रेंगता हुआ हरियाणा से पंजाब में आ रहा है या पंजाब से हरियाणा में जा रहा है, तो कैसे हम उसको कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हरियाणा में 10 इंडस्ट्री लगी है, पंजाब में 10 इंडस्ट्री लगी है। उन पंजाब की 10 इंडस्ट्री का पोल्यूशन हरियाणा में आ रहा है, हरियाणा का भी उधर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो एक जो स्टेट्स है वो एक दूसरे को डैमेज कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इंडस्ट्री सिर्फ एक ही स्टेट में लगी हुई है, दूसरे में नहीं लगी हुई है। तो यहाँ पे पोल्यूटर है कौन, किसको पे करना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है पॉलिसी बनाने में। इसलिए इसमें भी जो है पॉलिसी नहीं बनाई जा पा रही है। तो इस तरह का यही ऐसा चैलेंज जो है देशों के बीच भी आ रहा है कि देश भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम जो है किस तरीके से इसको हैंडल करें, टैकल करें। तो ये भी एक देखने वाली हमारी बात है कि भाई कैसे हम इनको ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन को मिनिमाइज कैसे करें। देखो, फिनिश तो नहीं हो सकता, एंड नहीं कर सकते हम पोल्यूशन कभी भी। तो हमेशा जो हम इन्वायरमेंट में बात करते हैं वो मिनिमाइज पोल्यूशन की बात करते हैं, हाउ टू रिड्यूस पोल्यूशन। आपको कहीं पे ये लिखा नहीं मिलेगा हाउ टू एंड और हाउ टू एलिमिनेट और हाउ टू फिनिश पोल्यूशन। पोल्यूशन देखो होगा, अगर ग्रोथ चाहिए तो आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करते हो तो पोल्यूशन होगा। तो पोल्यूशन जो है इनविटेबल है, पोल्यूशन से आप बच नहीं सकते हो, पोल्यूशन तो हमें फेस करना ही है। लेकिन हम उसकी क्वांटिटी जो है वो कर सकते हैं मैनेज, कि कैसे पोल्यूशन जो है रिड्यूस हो सकता है। तो ये कंफ्यूजन रहता है कि भाई इसमें पोल्यूटर कौन है, पोल्यूशन कौन कर रहा है। आगे उन्होंने लिखा है एयरबोर्न ट्रांसबाउंडरी पोल्यूशन इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू ट्रैक ड्यू टू द परवेसिव नेचर ऑफ द फैक्ट्री दैट प्रोड्यूस इट। कि एयर पोल्यूशन तो और भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हवा तो पता नहीं किस तरफ से चल जाए किस तरफ से नहीं चल जाए। तो वहां से तो उस चीज को डिटेक्ट करना बड़ा ही मुश्किल लगता है। अब ऐसे ही जैसे हमारी गंगा नदी है, अब गंगा नदी चलती कहाँ से और खत्म कहाँ होते हैं पता है सब कुछ। लेकिन अब उसमें पोल्यूशन कैसे बढ़ रहा है, उसका पानी गंदा क्यों है। अगर हम ये बात जानना चाहें तो सब कहेंगे नहीं नहीं पीछे से इंडस्ट्री लगी हुई है वहां से गंदा आता है, हम जो है हम कुछ नहीं इसमें डालते। फिर आप और पीछे जाओगे, पिछले वाले इंडस्ट्री वाले पूछोगे जो गंगा नदी के किनारे है, वो भी मना कर देगा नहीं नहीं उससे पीछे से वाले डाल लूंगा। तो ऐसे जो है एक दूसरे पे ब्लेम गेम चलता रहता है और जो है हर एक दूसरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करती रहती है। तो ये आपका टॉपिक था आज, ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन। इजी है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई टेक्नोलॉजिकल चीज़ नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है। 2 नंबर में भी आ सकता है आपका ये, और 8 में भी आ सकता है कि ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन क्या है। तो आज हमने 2 टॉपिक की बात की है। पहला हमने ट्रांजिशन की बात की थी, वो मैंने आपको एग्जांपल भी दिए कैसे कैसे हुए। और उसके बाद जो हमने ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन की भी बात की। तो आज हम यहीं तक करते हैं और आपका थैंक यू।